हेलो फ्रेंड्स, कहानी मंजूषा में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशपुरी आपके लिए लाया हूँ खुशबूपुरी द्वारा लिखित कहानी खुली खिड़की, जिसे आप सुनेंगे मेरी आवाज़ में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और मेरे साथ कल्पना की उड़ान भरें। नीलू मज़े से रेडियो पर अपना मनपसंद संगीत सुन रही थी। संगीत सुनने का उसे बहुत शौक था। रोज़ शाम को वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर गली में आने जाने वाले लोगों को देखते हुए और रेडियो पर संगीत सुनते हुए मन बहलाया करती थी। सामने के घर का मुख्य दरवाज़ा अगली गली में था। उस घर में रहने वाले उधर से ही आते जाते थे, लेकिन नीलू की बालकनी के सामने जो हिस्सा था उसमें कोई नहीं रहता था। उसमें एक पुरानी सी खिड़की थी, वहाँ कभी कोई नहीं आता था। लेकिन अचानक नीलू को लगा कि उसे कोई छुप के देख रहा है। पर नीलू ने जैसे ही देखने की कोशिश की, वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने सोचा यहाँ तो कोई भी नहीं आता है, शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। वैसे ही अंदर कमरे में जाने को हुई तो किसी ने उसे आवाज़ लगाई, दीदी। वह फिर पलटी, इस बार भी कोई नहीं दिखा। लौटने को फिर मुड़ी तो दोबारा आवाज़ आई। इस बार उसे एक छोटा सा बच्चा छुपते हुए दिखाई दे गया। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब छुपने से कोई फ़ायदा नहीं, अब मैंने तुम्हें देख लिया है। इतना सुनते ही छोटा बच्चा सामने आ गया। नीलू ने उससे पूछा, कौन हो आप और ऐसे शरारत क्यों कर रहे थे? तो लड़के ने बोला, मेरा नाम जय है, मेरे मम्मी पापा ने ये कमरा किराए पर लिया है। बच्चे ने उत्तर दिया, तो अब तुम मुझे रोज़ डिस्टर्ब करोगे? नीलू ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा। जय ने गंभीर होकर अपनी नज़रें झुका ली। तब नीलू ने कहा, अरे बुरा मान गए क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। जय के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। वह भी शरारती अंदाज में बोला, मैं भी तो मजाक कर रहा था। नीलू को उसके बातें करने में मज़ा आने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। रात को जब माँ रसोई में थी, तब नीलू भी खाना बनाने में उनकी मदद करने लगी। माँ, आपको मालूम है कि सामने वाले घर में किराएदार आए हैं? उसने खबर देने के अंदाज में कहा। मालूम है मुझे, माँ ने कहा। अच्छा, नीलू ने कहा। औरत काम वाली भाई है और आदमी निठल्ला है। अब इनके इस पुराने से कमरे को लोग कैसे किराए पर लेंगे? ऐसे ही तो लोग आएंगे, माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। ये नहीं कि वर्मा जी मकान के इस हिस्से का भी रेनोवेशन करवाते और ढंग के परिवार वालों को कमरा दे पाते, लेकिन नहीं भाई, क्यों करवाएं? उनके लिए तो घर का पीछा हिस्सा है, कौन सा उनका इंप्रेशन ख़राब पड़ना है? ख़राब तो हमारे बालकनी का व्यू हो रहा है। नीलू को माँ की बातें सही नहीं लगी, लेकिन उनका इतना उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने बात बदलना सही समझा। अरे छोड़ो ना माँ, अब हमें दूसरों के मामले से क्या लेना? आप पहले ये बताओ, पापा कब आएंगे? इस बार तो कितने दिन लगा दिए। हाँ, अभी फ़ोन आया था, कल ही आ रहे हैं वो, माँ ने अपने मूड को सामान्य करते हुए कहा। नीलू के पिताजी एक डॉक्टर थे और उसे भी डॉक्टर ही बनना था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी, इसलिए पूरा दिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन शाम को कुछ समय वह मनोरंजन के लिए गाने वगैरह सुनती थी। एक शाम जब वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, तब उसे अचानक से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये इतना मधुर गीत कौन गा रहा है? नीलू के मन में प्रश्न उठा। वह उत्सुकतावश बालकनी की ओर गई। आवाज़ सामने पुरानी खिड़की से आ रही थी। ये सामने घर में कौन गाता होगा? कितनी सुरीली आवाज़ है। नीलू स्वयं से ही मन में प्रश्न किए जा रही थी। अचानक गाने की आवाज़ रुक गई। नीलू भी फिर वापस कमरे में लौट आई। जब दूसरे दिन दोबारा उससे सामने से गाना गाने की आवाज़ आई, तो उससे रहा नहीं गया और उसने जय की बालकनी में आवाज़ लगाई। जय ने फ़ौरन खिड़की से बाहर झांका और देखा तो नीलू ने उससे पूछा, ये तुम्हारे कमरे से गाना गाने की किसकी आवाज़ आ रही है? क्यों दीदी, आप डिस्टर्ब हो रही हैं क्या? जय ने सवाल किया। अरे नहीं, बल्कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इतना सुरीला गा कौन रहा है? नीलू ने हंसते हुए कहा। आपको सुरीली लगी मेरी आवाज़? थैंक यू दीदी, जय ने चहकते हुए कहा। तो ये तुम गा रहे थे? वाह, अद्भुत, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। अब तो तुमसे रोज़ गाना सुनूंगी मैं, नीलू खुश होकर कहती है। दोनों में इस तरह अक्सर बातें होती और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन डॉक्टर साहब का जन्मदिन था। कुछ खास डॉक्टर मित्र और रिश्तेदारों को बुलाया था। नीलू भी अपने पापा के जन्मदिन की तैयारी में माँ का हाथ बटा रही थी। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, आज
देखो घर में काम ज़्यादा है तो आज ही काम वाली बाई नहीं आई। जब ज़्यादातर छुट्टी हो तो जानबूझकर छुट्टी कर लेती है। आने दो कल इसे। कल की कल माँ देखना माँ, लेकिन आज का क्या? नीलू बोली। आशा भी चिंतित होकर सोचने लगी। फिर बोली, ये सामने जय की माँ को पूछ कर देख, आज मेरा काम संभाल ले तो। नीलू ने उसे व्यंग से मुस्कुराते हुए देखा तो वह झेप गई। फिर उससे बोली, जा ना, तेरी तो दोस्त है आजकल बड़ी। अच्छा अच्छा जाती हूँ, कहकर नीलू चली गई और जय की माँ कुसुम को बुला लाई। कुसुम ने अच्छे से सभी काम करवाने में मदद की। आशा जी भी उसके स्वभाव और कार्यकुशलता से प्रभावित हुई। पार्टी खत्म होने के बाद कुसुम ने जाने की आज्ञा मांगी तो आशा जी ने उसे पैसे और मिठाइयाँ देने लगी, जिससे लेने में वह सकुचाने लगी। यह तुम्हारा हक है, कहकर आशा जी ने ज़बरदस्ती पैसे मिठाइयाँ दी। उसके बाद वह बड़ी तारीफ़ें करने लगीं। तब नीलू ने कहा, देखा माँ, बिना किसी को जाने सिर्फ हैसियत के आधार पर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। तब माँ ने शर्मिंदा होते नीलू से कहा, सॉरी, तुम सही कह रही हो। लेकिन कुछ दिनों से जय ने खिड़की पर आना बंद कर दिया। नीलू भी सोचने लगी कि आखिर जय गया कहाँ। उसने आवाज़ भी लगाई, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। एक दिन नीलू का अपने माता पिता के साथ दादा दादी के पास गांव जाने का प्रोग्राम बनता है। कार में सवार होकर तीनों निकल पड़ते हैं। कुछ दूर निकलते ही अपने पिताजी से कहती है कि उसे कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। पिताजी चाय की दुकान पर रुक जाते हैं। दोनों उतरकर चाय के स्टॉल के आगे लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चाय का ऑर्डर देकर पिताजी नीलू और उसकी माँ से बातें करने लगते हैं। अब यहाँ चाय पी लो, लेकिन आगे सिर्फ गांव पहुंचकर ही कार रोकूंगा। ओके ओके माय कूल पापा, नीलू खुश होकर कहती है। तभी चाय आ जाती है। नीलू चाय उठाते हुए धन्यवाद देने के लिए सामने रख देती है तो स्तब्ध रह जाती है। नीलू की ही नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी की भी आंखें चकित हो जाती हैं, क्योंकि सामने और कोई नहीं, जय ही खड़ा था चाय परोस कर। वो भी उतना ही हतप्रभ था उन लोगों को देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस समय स्कूल में होने चाहिए थे, नीलू ने प्रश्न किया। वो जय आगे कुछ कह नहीं सका और सिर झुका लिया। तब नीलू के पिताजी ने कहा, हम समझ गए हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ काम करने भेजा है, लेकिन यह गलत है, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने की है। जय ये सुनकर रोने लगता है। आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, वो तो घर की ज़रूरत के लिए मजबूर थे। तुम्हें पता है बाल मजदूरी एक अपराध है, नीलू के पिताजी ने सख्ती से कहा और चाय वाले के समीप पहुंचकर उसे भी फटकार लगाई कि ऐसी हरकत के लिए वो उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये सुनकर वह माफ़ी मांगने लगा और आगे कभी किसी बच्चे को दुकान पर नहीं रखने का वादा करा। जय को कार में बैठाकर वह सब वापस घर लौट आए। जय को भेजकर उसकी माँ को बुलवाया गया। तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने छोटे बच्चे से उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम करवाते हो? आशा जी ने कहा। हम जैसे छोटे लोग शर्म करेंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? हमारे तो हर हाथ को कमाना पड़ता है, कुसुम ने कहा। अच्छा, तो पहले तुम्हें अपने पति को काम करने को कहना चाहिए, जो शराब पीकर निठल्ला दिन भर बैठा रहता है, आशा जी ने भड़कते हुए कहा। कुसुम ने पलटकर पूछा, यह आपसे किसने कहा कि जय के पिताजी शराब पीने के कारण निठल्ले बैठे हैं? किसने कहा क्या? मोहल्ले में सभी यही कहते हैं। उनसे ही मुझे सब बात पता चली थी, लेकिन मैंने कभी तुमसे ये बात पूछी नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज जय को दुकान पर नौकरी करते देख हमें दुख हुआ, इसलिए कहना पड़ा, आशा जी ने कुसुम को जवाब दिया। तभी नीलू कुसुम को समझाते हुए बोली, जय की अभी पढ़ने की उम्र है और कितना मधुर गाता भी है। मैं तो चाहती हूँ कि वो संगीत सीखे, वो आगे चलकर अपने हुनर से कमा भी सकता है। अगर आप आज अपनी वर्तमान परिस्थितियों में उलझकर उसे भी अपने संघर्ष में शामिल कर लेंगी तो वह आपको पूरी उम्र छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करता दिखाई देगा। मैं भी उसे पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पैसों की कमी के कारण उसे नौकरी करने भेजना पड़ा, क्योंकि जय के पिता एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने उनको इलाज का जो खर्चा बताया है वो मैं उठा नहीं सकती, कहकर कुसुम रोने लगी। यह सुनकर आशा जी को कुसुम के पति के लिए कही गई कड़वी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उसको चुप करवाते हुए कहा, रो मत कुसुम, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कुसुम वहाँ से चली गई। नीलू दिन भर जय और उसके माता पिता के बारे में सोचती रही। शाम के समय अपने पिताजी के पास उनके कमरे में पहुंची। उसने अपने पिताजी से कुसुम की मदद करने को कहा।
मैंने सब सुन लिया और जय के पिता की रिपोर्ट्स भी देख ली हैं। इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मान लो मैं अपनी फ़ीस नहीं भी लूँ तो भी काफ़ी रकम जुटानी होगी। नीलू ने पिता के असमर्थता जताते हुए कहा, उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, मैं देखता हूँ अगर वहाँ किसी जान पहचान के डॉक्टर से मदद मिल सके। उन्होंने नीलू को निराश होते देख कहा। नीलू बोली, एक बात कहूँ पापा, आप हमेशा कई सामाजिक संगठनों को दान देते हैं। माँ भी कभी ये पूजा कभी वो पूजा के नाम पर दान देती रहती हैं। उससे आपका समाज में सम्मान भी होता है। लेकिन क्या केवल एक चैरिटी हम बिना किसी स्वार्थ के नहीं कर सकते? भले इन गरीबों की मदद के लिए हमें कोई संस्था पुरस्कृत ना करें, लेकिन इनकी ज़िंदगी बन जाएगी और एक ज़िंदगी बदलने का सुखद एहसास आपको ज़िंदगी भर रहेगा। नीलू के पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो बड़ी सयानी हो गई हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। फिर कुछ गंभीर होकर बोले, लेकिन मुझे तुम्हारी बात सही लगी। हालांकि मैंने कोई भी चैरिटी किसी सम्मान की चाह में नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग मन में इसकी चाह रखते हैं। लेकिन तुमने मुझे सच दिखाकर सही किया। तुम चिंता मत करो, मैं उनकी मदद करूँगा। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन एक बेहतरीन इंसान वह बन चुकी है। नीलू पिता का जवाब सुनकर उनके गले लगकर बोली, थैंक यू पापा। नीलू के पिता की मदद से जय के पिता का इलाज पूरा हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जय के पिता की नौकरी भी लगवा दी। जय अब अपनी पढ़ाई में और संगीत की क्लास में व्यस्त रहने लगा, लेकिन शाम को उसका खिड़की पर आकर अपनी नीलू दीदी से बातें करना रोज़ाना जारी रहा। स्वरचित खुशबूपुरी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।